नमस्ते छात्रों। मैं समझता हूँ आप यह प्रेरित सुनने के लिए तैयार हुए हैं और घर में ही बैठकर आप अपना स्वास्थ्य को अम, सुधारने का या अच्छी तरह से देखभाल करने का विचार में रहे हैं। आज मैं आपके लघु कथाओं में से एक छोटी सी कथा है, फिर ना कहना नामक लघु कथा को लेकर आया हूँ। यह बहुत छोटी सी कथा है। मैडम ने आपको बता दिया है कि लघु कथा क्या है, लघु कथा का उद्देश्य क्या है, ये सभी। मैं भी आपको दो वाक्य में यह विधा के संबंध में बातें करूंगा। लघु कथा अर्थात सबसे छोटी कथा है, कहानी के तरह दिखाई पड़ती है, परंतु उसमें एक संदेश रहता है। आप कहानी तो सुना है, कथाओं को सुना है, परंतु उसमें एक कथा होती है और कई पात्र होते हैं और दो तीन पात्रों के द्वारा एक घटना का समग्र चित्रण दिया जाता है। परंतु लघु कथा में इसी तरह नहीं। लघु कथा में एक संदेश रहता है। घटना तो बहुत कम होती है और कुछ विचारों को बताते एक संदेश को प्रकट करते हैं। जो समाज में समस्याएं हैं, उन समस्याओं को, भारतीय समाज में होने वाली बड़ी समस्या है ये दलित समस्या, अस्पृश्यता समस्या है। यह समस्या को लेकर इस कहानी में कुछ संदेश मिलता है। एक और तो हम समान कहते हैं, परंतु गहरे में जाकर ढूंढ लेने पर उसमें असमानता बहुत दिखाई पड़ती है। ये कैसे है? फिर ना कहना क्या है, ये देख लेने के लिए नामदेव के द्वारा लिखित लघु कथा को पढ़ लेना चाहिए और जानकारी लेना है। देख लीजिए, पहले हम नामदेव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नामदेव का जन्म 7 अगस्त 1971 1971 7 अगस्त को हुआ है। उनकी साहित्यिक विशेषता है दलित चेतना और स्त्री विमर्श। एक हिंदी कविता, मध्यकाल और आधुनिक काल, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत ज्योतिबा फुले, हिंदी उपन्यासों के आईने में भारतीय मुसलमान आदि कई कृतियां प्रकाशित हैं। कौन कौन सी है? एक है दलित चेतना और स्त्री विमर्श, हिंदी कविता है मध्यकाल और आधुनिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल जो कविताएं हैं उनका संग्रह, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत जी तो ज्योतिबा फुले और हिंदी उपन्यासों के आईने में भारतीय मुसलमान आदि कई कृतियां प्रकाशित होना प्रिंट हुई है। संप्रति किरोडीमल कॉलेज दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। अर्थात ये नामदेव कहाँ काम करते हैं? वे किरोडीमल कॉलेज दिल्ली में है, वही एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में वे काम करते हैं। देखेंगे फिर ना कहना कहानी में वे क्या कहते हैं। पहले नामदेव एक जंगल का चित्रण कर देता है, जंगल का चित्रण कर देता है और वही प्राणी संकुल किस तरह व्यवहार करते हैं। एक और तो मांसाहारी और सस्याहारी दिखाई पड़ते हैं, परंतु वही समानता दिखाई पड़ता है। परंतु बिल्कुल समानता है क्या? नहीं, तो मांसाहारी जो प्राणियां सस्याहारी प्राणियों को मारकर खाती हैं। तो आपको मालूम पड़ा है समानता कहां तक है? एक हद तक। तो और एक तरह देखा तो समानता या अमानवीयता हमें दिखाई पड़ती है। तो घटनाओं को ध्यान देने के पहले हम ये पाठ की ओर विचार करेंगे। भारत के जंगलों में जानवरों की बैठक में यह तय किया गया, अर्थात भारत के जंगलों में जानवर सभी पशु, जानवर तो पशु, सभी प्राणियां एक बैठक कर लेती हैं
और बैठक में क्या करती हैं, तय कर देती, तय करना, निर्धार करना, ये सभी निर्धार कर लेती हैं। क्या है किया गया कि सभी जानवर इसलिए समान है कि सभी जंगल में ही रहते हैं। हमें सभी समानता है। क्यों हमें समानता होनी है? क्योंकि हम जंगल में रहते हैं। जंगल में बसने के कारण हमें समानता होनी चाहिए। हम समान हैं, इस तरह निर्णय कर लेती है। और आधे मांसाहारी हैं तो आधे शाकाहारी। एक आधे 50% मांसाहारी प्राणियां और आधे शाकाहारी सस्याहारी वेजिटेबल। तो सस्याहारी प्राणियां है या जानवर है। और अंतिम सत्य ये है कि सभी प्रकृति में प्राकृतिक रूप से रहते हैं। और अंतिम सत्य क्या है? ये प्रकृति में रहने के कारण प्राकृतिक रूप से रहते हैं। प्राकृतिक रूप से रहना क्या क्या है? प्रकृति में रहने के कारण प्राकृतिक रूप से रहना। प्राकृतिक रूप में शाकाहारी प्राणियों को तो पेड़ पौधों के पत्ते या घास खाकर जीना है, परंतु मांसाहारी प्राणियों को किसी प्राणी का मांस तो अनिवार्य है, तो उन्हें तो किसी को मारना पड़ता है। मरने के बिना मांस नहीं खा सकता है, इसलिए वे जीने लगे हैं। यही देख लिए अंतर। एक और तो वे समान मानते हैं, परंतु वे प्राकृतिक रूप से ये जीने लगे हैं। तो पेट भर खाना चाहिए तो उन्हें मांस चाहिए, मांसाहारी। तो इन वास्तविकताओं को जानकर बहुत से न्यायप्रिय जानवर बहुत खुश हुए। देखिए, जो न्यायप्रिय जानवर है, इस न्याय को देकर क्या प्राकृतिक रूप से जीने का न्याय सुनकर उन्हें खुशी हुआ। क्या है? हमें पेट भरने के लिए समस्या नहीं। तो मनुष्य और प्राणियों में अंतर देख लीजिए। मनुष्य पेट के लिए काम करना है, परंतु पेट भरने के बाद भी वह क्या करता है? सब कुछ संपत्ति को वह जुटाने लगता है। परंतु प्राणी इस तरह नहीं है। प्राकृतिक रूप से उन्हें जो पेट भरना है अनिवार्य है, तो मार कर खा सकते हैं, परंतु वे तो दौर्जन्य तो नहीं करती। इसलिए किसी प्राणी को भी दुख नहीं हुआ। और महसूस किया कि वे ही एकमात्र जीव हैं जो धरती पर समता के भाव से रहते हैं। देखिए, ये सभी विचार करने लगे, इस धरती में समानता कहाँ है? जंगल में रहने वाले प्राणियों में। क्यों है? वे समानता को चाहते हैं और उन लोगों ने निर्णय लिया है हम सभी समान है। और इसलिए वे महसूस करने लगे। क्या महसूस करने लगे? हम ही श्रेष्ठ हैं। क्यों? हमारे यही समानता है। परंतु गांव में रहने वाले जानवर या मनुष्य, ये भी जानवर है, उनमें समानता नहीं है। इसलिए वे खुश मनाने लगे। खरगोश, हिरण, गधे, शेर, बंदर, भालू, शेर, चीता, बाघ, लोमड़ी, लकड़बग्घे आदि इस नए पहलू पर सोचने लग गए। देखिए, ये नया विचार को देखकर अभी ये सभी विचार करने लगे। खरगोश, हिरण, गधे, सियार, बंदर, भालू, शेर, चीता, बाघ, लोमड़ी, लकड़बंदे आदि इस नए पहलू पर सोचने लग गए। सबने यही महसूस किया, जो भी हो वो मनुष्यों की तुलना में ज्यादा ईमानदार और जीववादी है। देखो, इन सभी ने विचार किया, ये ही ज्यादा ईमानदार है। कौन? जंगल में रहने वाली जानवर और जीववादी। यह वाकई सबने यही महसूस किया, जो भी हो वो मनुष्यों की तुलना में ज्यादा ईमानदार और जीववादी है। और यह वाकई गर्व का विषय है। लेकिन तुरंत ही खरगोश, हिरण, शेर जैसे जानवरों ने इसका प्रतिवाद कर यह सवाल दाग दिया।
देख लीजिए, एक और तो वे निर्णय में संतोष पाने लगे हैं, परंतु क्या हुआ है, लेकिन तुरंत ही खरगोश ಮೊಲ ಈ ಮೊಲ ಮತ್ತು हिरण जिंके सियर नरी इವು प्रतिवाद मारने से मरते। प्रतिवाद क्या है, वाद क्या है, अभी समान है, प्रतिवाद क्या है, समानता से समस्या है। तो विरोध करने लगे और विरोध में वे कहने लगे क्या है, यह सवाल दाग दिया कि मनुष्य हमसे श्रेष्ठ है, जंगल के जानवरों से मनुष्य श्रेष्ठ है और मनुष्यों में कोई भेदभाव नहीं होता, इसलिए हमसे वो श्रेष्ठ हैं। इन तीन प्राणियों ने निर्णय किया या अपना निर्णय पेश किया, जंगल के जानवरों से भी श्रेष्ठ मनुष्य है। देखेंगे इससे गधे और बंदरों ने उनसे पूछ लिया कि उनके पास इस बात के क्या प्रमाण है। तो गधे बंदरों ने प्रश्न किया, प्रमाण होना चाहिए ना, एविडेंस ಬೇಕಲ್ಲ, ಪ್ರಮಾಣ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ಏನು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಮನುಷ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ? ಈ ಗಧೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೋತಿಗಳು प्रश्न ಮಾಡಿದವು। उन्होंने कहा कि वे मानव आबादी के बीच भी रहते हैं, जिससे उनको मनुष्यों की संस्कृति भी मालूम है। तो उन खरगोश या हिरण शेयर ने अभी बता दिया, क्या बता दिया है, वे मानव आबादी के बीच भी रहते हैं, अतः मनुष्य समूह में भी रहते हैं और मनुष्यों की संस्कृति भी मालूम है। अर्थात मनुष्य को संस्कृति है और संस्कृति के बीच में रहते हैं, ये ಪ್ರಮಾಣ के रूप में बताने लगे। ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ, ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರು ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಿರಣ್ शेयर ಮತ್ತು खरगोश वाद ಮಾಡಿತು, प्रतिवाद ಮಾಡಿತು। ये बात ठीक है कि तुम मानव आबादी के बीच रहते हो, लेकिन हम लोग तो सीधा मनुष्य के साथ ही रहते हैं, अतः उनके चरित्र से हम भली भांति परिचित हैं। उनके साथ हम रहने के कारण उनकी चरित्र जो है, उनका गुण है, हम लोगों को भली भांति ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। बंदर और गधे ने कहा, अच्छा तो ये बताओ, मनुष्यों की सबसे बड़ी चारित्रिक दुर्बलता क्या है? चारित्रिक दौर्बल्य ಯಾವುದು? शेयर ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, शायद स्त्रियों को लेकर वो, अर्थात स्त्रियों को लेकर वो, अर्थात स्त्रियों को, अबल स्त्रियों की बात जो अत्याचार होती है, उस अत्याचार को उल्लेख करते ही उसने बता दिया। किसने? शेयर ने बता दिया। बंदर और शेयर ने कहा, अरे नहीं दोस्तों, स्त्रियां समस्या नहीं, जरूरत है। स्त्रियों की समस्या तो बड़ी नहीं है, उनकी आदि दुनिया है और बहुत से सम्मान भी देते हैं उनकी। अतः स्त्रियों की आदि दुनिया 50% स्त्रियां 50% पुरुष, इसलिए 50% होने के कारण स्त्रियों की समस्या तो नहीं है। असल मुद्दा तो वो है जो दुनिया में कहीं और नहीं, और वो है छुआछूत। एक समस्या स्त्री समस्या हुआ है, दूसरी छुआछूत, अस्पृश्यता। ये अस्पृश्यता समस्या है, तो उच्च वर्ग के निम्न वर्ग के स्पृश्य अस्पृश्य ये गुण उनके पास है, इसलिए असमानता है। इसे प्रभावित मनुष्यों को अछूत और दलित कहा जाता है। अर्थात छुआछूत के जो क्रम है या आचरण है, इससे वही दलित और अछूत लोग अलग रहते हैं। इन्हीं अछूतों पर आजकल लिखने का फैशन चल पड़ा है और खूब लिखा भी जा रहा है। शेयर ने कहा,
ये तो ठीक बात है, जंगल में मैं भी जानवरों का दर्द बयां करता हूँ, उनकी वाणी देता हूँ, विचारों को संपादित करता हूँ, इसमें हर्ज क्या है? तब शेर ने कहा, इंद्र, स्त्री समस्या उंटು, स्त्री ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಅಥವಾ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅನಾಚಾರ ಸ್ತ್ರೀ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು, ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಚೂತು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಇದೆ, ದಲಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಮೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. तो आगा जानवर का दर्द बयां करता हूँ, उनको वाणी देता हूँ, विचारों को संपादित करता हूँ, इसमें हर्ज क्या है, क्या बाधा है? बंदर और गधे ने कहा, ये अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा सरोकार जंगल के प्रति एक ही है, परंतु मनुष्य में अलग अलग है. देखिए, बंदर और गधे कहने लगे, सारे जंगल में एक ही नियम है, परंतु मनुष्यों के बीचों बीच क्या है? अलग अलग नियम है. एक और एक नियम है तो एक और एक संस्कार है तो दूसरे कड़े और एक संस्कार, और एक संप्रदाय है तो दूसरे और एक संप्रदाय, तो अलग अलग नियम है. वे एक को खुश करने के लिए तो दूसरे के प्रति सहानुभूति वश लिखते हैं. लिख लीजिए, ये भी दूसरी समस्या. तो एक को समाधान करने के लिए दूसरों को अपने वश में रखते हैं और वे लिखते हैं और व्यवहार करते हैं. अक्सर उन्हीं के विरुद्ध विचारों को संपादित भी कर देते हैं, जिससे समाज आदर्शवादी यथार्थ की ओर उन्मुख हो उठता है और इस मानवीय जनवादिता से चेतनशील मनुष्य लिखने वाले को हीरो बना देते हैं. देखिए, इस मानवीय जनवादिता से जो लोग हैं, वे लोग चेतनशील मनुष्य लिखने वाले को हीरो बना देते हैं. लेखक, लिखने वाला कौन है? लेखक, अतः साहित्यकार को वह हीरो बना देते हैं और वह हीरो अपने साथ खड़े जनसमूह को देखकर इतराता है. वह क्या करता है? वह अपने साथ खड़े जनसमूह को देखकर इतराता है, संतोष या प्रसन्न होता है. अर्थात वह हीरो अपने साथ कुछ लोगों को एक साथ बनाता है, एक साथ कर देता है और अपने हथकंड के द्वारा वह काम चलवाता है. परंतु इस तरह जंगल में तो नहीं दिखाई पड़ती. और लेकिन बंदर और गधे जी, इसमें आपत्तिजनक क्या है? वे पूछने लगे, हे बंदर और गधे, इसमें आपत्तिजनक क्या है? ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಧೆ ಏನುಂಟು? ಲೇಖಕ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಬರೀತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ತಯಾರಾಗ್ತಾನೆ. ಆ ಹೀರೋನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ಗುಂದುಗೂಡಿಸ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು? क्या है? कोई ना कोई तो यह बेड़ा तो उठाएगा ना. बेड़ा उठाना अर्थात इस संसार का नायकत्व या इस संसार का अधिकार चलाना है, तो किसी को तो अधिकार चलाना चाहिए ना. तो बेड़ा तो उठाएगा ना. शेर ने मुंह बनाते हुए कहा. मुंह बनाते हुए कहा, क्या कहा? हाँ, कोई ना कोई बेड़ा उठाएगा, ये बात ठीक है. कोई ना कोई बेड़ा उठाएगा, ये बात तो ठीक है, अनिवार्य है. लेकिन दुख की बात यह है कि अछूत दास्तान में कर्मवीर जैसे कर्मठ और प्रतिभावन सृजक और भी बढ़ गए हैं. ये बहुत बहुत मुख्य अंश है. किसी को तो बेड़ा उठाना अनिवार्य है तो उठा दे, परंतु दुख इससे है, क्या है कि अछूत दास्तान में कर्मवीर और कर्मठ और प्रतिभावन सृजक और भी बढ़ गई. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ನಾಯಕರಾಗೋದ್ರಿಂದ अधिकार चलसोद्ರಿಂದ यार अछूत लोग हैं, वे कर्मवीर और कर्मठ प्रतिभावन है, परंतु उनकी संख्या तो बढ़ जाती है.
उनकी संख्या बढ़ जाना के मतलब वे कर्मठ लोग है, प्रतिभावान लोग है, परंतु इन लोगों को जो लीडर है, कौन? चेतनशील मनुष्य, जनवादिता से चेतनशील मनुष्य, वे अतः हीरो मानने वाले जो लोग हैं, ये लोग इन लोगों को अपने साथ नहीं साथ लेते हैं। ಈ ಹೀರೋಗಳು ಈ ಜನರನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, प्रतिभावान लोग हैं, उन लोगों को वे साथ नहीं देते हैं, इनकी संख्या बढ़ जाती है। और परंतु आज उन्हीं में से कुछ सृजक रास्ता भटक कर अपनों पर ही उआ उआ कर रहे हैं। तो आज उन्हीं में से कुछ सृजक सृजक सृष्टि करने वाले, इन लोगों में से कर्मवीर और कर्मठ प्रतिभावान सृजक, उनकी संख्या बढ़ गई है, उन्हें अवकाश नहीं है, वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वे वहीं बैठकर उआ उआ करते रहे हैं, अर्थात उनको अवकाश नहीं। ये मनुष्य लोगों में, अर्थात मनुष्य लोगों में असमानता है, छुआछूत है, अस्पृश्यता है, और श्रेष्ठ कनिष्ठ की भावना है, स्त्री समस्या है, इन सभी कारण उन लोगों में एकता नहीं है। परंतु जंगल में रहने वाले जो प्राणियां हैं, उन प्राणियों में एकता है। प्राकृतिक रूप से उन्हें जो करना है वे तो करती ही। क्या है? प्रकृति में प्राकृतिक रूप से रहना है, वो तो बिल्कुल है, परंतु इतना बड़ा धोखा तो ये प्राणियां नहीं करती हैं, परंतु मानव लोग करने लगे हैं। इस तरह असमानता को लेकर रहने वाले मनुष्य के बारे में फिर ना कहना, हेडिंग है फिर ना कहना, वह योग्य है, श्रेष्ठ है, कहकर लेखक नाम देव इस कहानी में बताते हैं। इसमें एक जरूर संदेश है, उस संदेश है तो मनुष्य में असमानता की कमी दिखाई पड़ती है, तो बुद्धिमान है, चरित्रवान है और सब कुछ कर सकता है, ऐसा व्यक्ति ही संसार में मनुष्य मनुष्य के रूप में समानता दिखाने में असमर्थ हुआ है। ये बात नामदेव की कहानी से मालूम पड़ती है। मैं आज यह पाठ को या कहानी को यही समाप्त कर लेता हूँ। अगले पीरियड में और एक कहानी लेकर, क्योंकि नामदेव के द्वारा लिखित और एक है सरकारी सांड नामक, वह कहानी को अगले पीरियड में आपको समझा दूंगा। आज मैं यह पाठ या कहानी समाप्त कर देता हूँ। अच्छा, आपको ये वीडियो देखने के कारण, आपको मैं यह देखने के और सुनने के कारण आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। घर में ही बैठिए और अपने अपने काम में लगे रहिए। नमस्कार।